हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपडेट बाय अनिकेत यूट्यूब चैनल। जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा के अधिकतम अंक स्कोर करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रीजनिंग के लिए आपके लिए क्लास लाया हूं। हमने इससे पहले कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट फर्स्ट कवर किया था। अब ये पार्ट फर्स्ट के अंदर कई क्वेश्चन करे थे और अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो उसे भी देख लेना। रीजनिंग की कंप्लीट प्लेलिस्ट बनेगी और सभी टॉपिक्स आपको कंसेप्ट एंड क्वेश्चन के साथ यहाँ पर मैं करवाऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए अब शुरू करते हैं। मेरे साथ साथ आप भी क्वेश्चन को सॉल्व करा करो। टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन मैंने सभी क्वेश्चन टाइप फर्स्ट के करा दिए थे जो कि पार्ट वन के अंदर है। और अब यहाँ से टाइप टू के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के अंदर कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं यहाँ आपको देखने को मिलेगा। चलिए करिए और क्वेश्चन को पढ़िए। यदि पत्थर को नीला कहा जाता है, नीले को पानी, पानी को पेड़ कहा जाता है, पेड़ को बेग कहा जाता है, बेग को इंद्रधनुष कहा जाता है और इंद्रधनुष को आकाश कहा जाता है, तो किताबें ले जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात यह है कि जो क्वेश्चन के अंदर पूछा है सिर्फ उसी पे फोकस रहा जाए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन माइंड डाइवर्ट करने के लिए ही बनाए जाते हैं। आपसे पूछा है किताबें ले जाने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो किताबें ले जाने के लिए बैग का यूज होता है जिसे बस्ता भी बोलते हैं। अब आप क्वेश्चन में देखिए कि बैग को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे कि बैग को इंद्रधनुष कहा जाता है। जहां पर मैंने अंडरलाइन करी है उस लाइन को देखिए, बैग को इंद्रधनुष कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इंद्रधनुष इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए अब। यदि दीवार को खिड़की कहा जाता है, खिड़की को दरवाजा, दरवाजा को फर्श कहा जाता है, फर्श को छत कहा जाता है और छत को वेंटिलेटर कहा जाता है, तो कोई व्यक्ति कहां पर खड़ा होगा। तो कोई व्यक्ति कहां पर खड़ा होएगा, क्या वो खिड़की पे खड़ा हो सकता है, नहीं। क्या वो दरवाजे पे खड़ा हो सकता है, नहीं। क्या वो फर्श पे खड़ा हो सकता है, हाँ जी, और छत पे भी खड़ा हो सकता है। ये बात समझ में आई आपको। सामान्यतः व्यक्ति फर्श पर खड़ा होता है और फर्श को यहाँ पे क्या लिखा के जा रहा है, पढ़िए क्वेश्चन और वहां पे देखिए। तो मैं हाईलाइट करता हूं, फर्श को छत कहा जाता है, लिख रखा है यहाँ पे। तो फर्श को छत कहा जाता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर छत हो जाएगा। आपका डाउट क्लियर हुआ। ऐसे क्वेश्चन के अंदर जो रीजनिंग पहली बार पढ़ रहा है, ऐसे क्वेश्चन के अंदर बच्चों का परीक्षा के अंदर माइंड डाइवर्ट करने के लिए कुछ ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य दिए जाते हैं। हमको ऐसे क्वेश्चंस के अंदर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ उस पर फोकस रखो कि हमसे क्या पूछा गया है, तो हमारा आंसर सही होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। यदि नारंगी को मक्खन कहा गया और मक्खन को साबुन कहा जाए, साबुन को स्याही कहा जाए और स्याही को शहद कहा जाए और शहद को नारंगी कहा जाए, तो कपड़े धोने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा काम आता है। अब यहाँ पर जितने भी सेंटेंस लिख रखे हैं उनको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कपड़े धोने के लिए क्या काम आता है। तो कपड़े धोने के लिए क्या काम आता है, साबुन काम आता है। तो आपको यहाँ पे साबुन नहीं करना, साबुन तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे कपड़े धोने के लिए साबुन यूज होता है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन के अंदर कि साबुन को क्या कहा जा रहा है। तो आप बोलेंगे कि साबुन को स्याही कहा जाता है, यहाँ पे लिखा रखा है साबुन को क्या कहा जाता है, स्याही कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, स्याही। ठीक है, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं जो मैंने पार्ट फर्स्ट में कराए हैं, वही क्वेश्चन होते हैं थोड़े टिपिकल, थोड़े लॉजिकल। तो अगर कोडिंग डिकोडिंग के अंदर जो मैंने पार्ट फर्स्ट कराया है उसके लगभग आपने सभी क्वेश्चन कर लेंगे, तो कोडिंग डिकोडिंग का आपका कोई सा भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए, यदि कागज को लकड़ी कहा जाए, लकड़ी को तिनका कहा जाए, तिनके को
घास कहा जाए और घास को रबड़ कहा जाए, रबड़ को कपड़ा कहा जाए, तो फर्नीचर किसका बना होता है? अब आपको पता होना चाहिए कि फर्नीचर किसका बना होता है, लकड़ी का। लेकिन यहाँ पे लकड़ी ऑप्शन में है तो इसका मतलब लकड़ी डायरेक्ट आपको नहीं चूज करना। फर्नीचर लकड़ी का बना होता है ये बात तो सच है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि लकड़ी को क्या कहा जाता है। तो आप देखिए लकड़ी को क्या कहा जाता है। इन्होंने साफ लिख रखा है कि लकड़ी को तिनका कहा जा रहा है। अब आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तिनका। समझ में आई अब बात? डाउट क्लियर हुआ ऐसे क्वेश्चंस के अंदर? आसान लग रहे हैं ऐसे क्वेश्चन? अब आगे चलते हैं। अब टाइप 3 के क्वेश्चंस है। तो टाइप फर्स्ट और टाइप 2 करा दिया मैंने। अब टाइप 3 के क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनते हैं इस पे। तो इसके अंदर यदि सांकेतिक भाषा में E80 इट को 517, H80 हेड को 917 और S80 सेट को 317 लिखा जाता है, तो हमें बताना है कि HATES हेड्स को कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इट को क्या लिख रहा है इन्होंने, इट को लिखा इन्होंने 517, ठीक है। हेड को क्या लिखा इन्होंने 917 और S80 को क्या लिखा इन्होंने 317। क्वेश्चन में दिख रहा है आपको। अब ये इन्होंने पूछ लिया HATES को कैसे लिखेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा फोकस रहिए। यहाँ पे देखिए E80 इट यानी कि 517, तो इसका मतलब क्या हुआ, E बराबर 5, यानी कि E का मान या E की वैल्यू क्या हुई, 5 हुई। और एक की वैल्यू कितनी हुई, ए की वैल्यू आप बोलेंगे 1 हुई। तो ए की वैल्यू कितनी हुई, 1 हुई। यही चीज क्रॉस वेरीफाई भी करेंगे। कैसे? यहाँ पे देखिए हेड के अंदर HAT, तो ए की वैल्यू 1 है और इसी तरीके से सेट के अंदर ए की वैल्यू भी 1 है। तो हमें ये कंफर्म हो गया कि ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है। फिर आगे बात करें तो h की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी और h की वैल्यू क्या हो जाएगी, हेड से पता करिए। हेड में जो h है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूं मैं, 9। इसी तरीके से अगर मैं t की वैल्यू फाइंड करूं तो इट के अंदर t 7 और HAT में भी t की वैल्यू 7 और SAT सेट के अंदर भी t की वैल्यू 7 हो जाएगी। तो यहाँ पे तीनों से कंफर्म हो रहा है कि ये t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब क्या बच गया, अब हमारे पास बच गया s। तो जो बचा वो s की वैल्यू है, s की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 3। अब किसी को कोई डाउट? अब आपसे यहाँ पे हेड्स की पूछा है तो h यहाँ पे आप लिख दोगे 9, A 1, T 7, E 5 और S 4 3। 9 1 7 5 3, 91,753। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई अब आपको? यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन के अंदर ही एक्सप्लेनेशन दे रखी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में यदि ARC आर्क को ये कुछ डॉलर एट द रेट एंड स्टार यानी कि प्रतीक चिन्हों में लिखा गया है और HIT को इस तरीके से, तो चेयर को किस तरह से लिखा जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इनके अंदर कॉमन देखना पड़ेगा। क्या कि ARC और HIT में कुछ कॉमन है क्या? आप कहेंगे नहीं, कुछ कॉमन नहीं है, ना ही प्रतीक कॉमन है, प्रतीक भी सबके अलग अलग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि C का कोड क्या है, ये स्टार है, यही मतलब हुआ। और R का ये है प्रतीक है एट द रेट, यानी कि जो A लिख रखा है इस तरह से, और A का प्रतीक या A का साइन ये डॉलर है। तो जब चेयर पूछा है आपसे क्या पूछा गया है, चेयर CHAIR, तो देखिए C को क्या लिख रखा है अपन ने, स्टार लिखना है। कैसे पता करा अपन ने, यहाँ पे C है और यहाँ पे स्टार है। फिर हमको पता करना है H का, तो H को देखो हिट से देखो H और यहाँ पे है हैशटैग। तो आप क्या करेंगे,
स्टार फिर हैशटैग। इसी तरीके से अब आपको ए देखना है, तो ए का प्रतीक यहाँ पे डॉलर है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे डॉलर। अब आप देखिए कहीं पे भी ये चीज आ रही है स्टार हैशटैग डॉलर, तो आप बताएंगे एक तो ये है और एक ये ऑप्शन है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी रेस से बाहर हो गए। अब आई देखिए, आई को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, एंड से, तो हम क्या करेंगे ये लगा दिया। और आर मतलब होता है एट द रेट। ठीक है दोस्तों, तो हमको क्या पता लगा यहाँ से कि ये जो ऑप्शन में है वही ऑप्शन सही होगा। स्टार हैशटैग डॉलर एट द रेट एड्रेस और एट द रेट, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में BEND बैंड को 7 एट द रेट हैश 4 और हैशटैग से यानी कि इस तरीके से लिखा जाता है, और नाइट को इस तरह से लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में DEBT को किस तरह से लिखा जाएगा, आपसे यह पूछा है। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा हमारे को, हमको देखना पड़ेगा कि BEND को इस तरीके से लिखा जा रहा है, और नाइट के अंदर भी 5 अक्षर है, और जो ये कोड दे रखा है उसके अंदर भी 5 अक्षर है। इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों के अक्षर एक दूसरे से मेल खाते हैं, यानी कि बी को 7 लिखा जाता है, ई को एट द रेट लिखा जाता है, एन को 4 लिखा जाता है और डी को हैशटैग लिखा जाता है। तो डी को क्या लिखा जाएगा आपको, जब डी इधर हैशटैग है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, ऐसा आएगा। अब आपको ई बताना है, ई एट द रेट हो जाएगा, तो ये लिख दिया हमने एट द रेट। अब बी, बी क्या है, बी को यहाँ पे 7 लिख रखा है, तो हम यहाँ पे 7 लिख देंगे। और टी देखिए, टी इसमें नहीं है तो आप इधर देखिए, टी लास्ट में है और यहाँ पे नो लास्ट में है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे नो। अब बताइए कौन सा आंसर, कौन सा ऑप्शन है, हैशटैग एट द रेट 79, ऑप्शन नंबर बी। बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यदि इजिप्ट को इस नंबर से लिखा जाता है और इकोज को इस नंबर से लिखा जाता है, तो साइको, ये साइको है PYSCHO को क्या कहा जाएगा। अब आपको ऐसे क्वेश्चन में ये देखना है कि इजिप्ट के अंदर जैसे कि ई का मतलब होता है 4, जी को इन्होंने क्या लिखा है 3 लिखा है, वाई को 5 लिखा है, पी को 6 लिखा है, और इसी तरीके से टी को 1 लिखा है। तो इसके अंदर साइको पूछा है आपसे, तो आपको सबसे पहले पी बताना होगा, पी किस तरह से लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिए पी और यहाँ पे लिख देखिए 6, तो इसका मतलब पी को 6 लिखा जाएगा। इसी तरीके से वाई देखिए, अब वाई देखिए यहाँ पे इजिप्ट में तीसरे नंबर पे है ये रहा, तो वाई को इन्होंने क्या लिखा है 5 लिखा है, ठीक है, ये 5 लिख दिया हमने। अब एस, तो एस को यहाँ पे देखिए आप इस वाले वर्ड में इकोज में ECHOES में लास्ट में है एस, और इसमें एस को कैसे लिखा है 2 से लिखा है, तो यहाँ पे हम एस को लिख देंगे 2। अब यहाँ पे सी है, तो सी को देखिए, अब सी यहाँ पे ECHOES में दूसरे नंबर पे है, और यहाँ पे आपको दे रखा है यहाँ पे 9 नंबर, तो आप यहाँ पे 9 लिख देंगे। फिर आपसे पूछा गया है एच के बारे में, तो एच कैसे लिखेंगे, अब एच यहाँ पे तीसरे नंबर पे है, और यहाँ इस अंक के अंदर भी 8 कितने नंबर पे, तीसरे नंबर पे। आपको कहने का मतलब यह है कि जो आपको वर्ड दिया गया है उसका जो कोड दिया गया है उसी को देखते हुए, उसी को आधार मानते हुए हमसे जो पूछा गया है उसका नंबर फाइंड करना है, चाहे अब वो नंबर में पूछे या चिन्ह में पूछे या प्रतीक में पूछे, किसी सिंबल में पूछ लेगा, किसी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पूछ लेगा। ओ को किस तरीके से लिखना है, ओ यहाँ पे चौथे नंबर पे है और यहाँ पे 7 चौथे नंबर पे है, तो ये हमारा कोड आ गया है। अब इस कोड को देखिए कौन से नंबर पे है, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से आपको परीक्षा में करना है। बात आ रही है समझ में, ये नहीं है ना आपका एच गलत हो गया, एच तीसरे नंबर पे था, यहाँ पे 3 नहीं 8 होगा, यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई, ठीक है। बात आ गई, क्लियर हो गई बात। अब चलते हैं टाइप 4 में। टाइप 4 की क्वेश्चन में आपको देखना है यहाँ पे
कि अभी तक हमारे पास पहला टाइप जिसके अंदर मैंने आपको सब चीज़ बताई थी कि कैसे कंडीशन फॉलो होती है, कभी इधर वाला वर्ड इधर जाएगा, इधर वाला वर्ड इधर जाएगा, और या फिर जो आपको वर्ड दे रखे हैं उसका विलोम पूछ सकता है, इसका विलोम, इसका विलोम, इसका विलोम। मान लो यहाँ पे ए है तो ए का विलोम जेड हो जाएगा, मान लो यहाँ पर एम है तो एम का विलोम एन हो जाएगा। ये आपको पार्ट फर्स्ट में देखने को मिलेगा, पार्ट फर्स्ट में ये चीज़ एकदम अच्छे से समझाइए। पार्ट सेकंड पढ़ा दिया, पार्ट थर्ड पढ़ा दिया, और ये टाइप 4 है। तो टाइप 4 के अंदर देखने के लिए पढ़िए, एक निश्चित सांकेतिक भाषा में 1 2 3 से अभिप्राय क्या है कि गर्म फिल्टर्ड कॉफी। और 356 यानी कि 357 से 356 का मतलब है बहुत गर्म दिन, और 589 का क्या मतलब है, दिन और रात। तो हमको बताना है कि बहुत, बहुत को किस तरह से लिखेंगे। तो अब आप देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सब चीज़ बता देता हूँ। अब समझिए, यहाँ पे आपसे बहुत पूछा है, तो आप देखिए कि बहुत कहाँ पे लिख रखा है। आप बोलेंगे कि यहाँ पे जो बहुत गर्म दिन है इसके अंदर बहुत लिख रखा है, ये रहा। समझ में आई इतनी बात? धीरे धीरे समझिए, अच्छा क्वेश्चन है। तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि जो ये बहुत है, बहुत गर्म दिन है, इसमें से हमारे को बहुत की वैल्यू पता करनी है। बहुत को कैसे लिखेंगे? तो अगर हमें गर्म दिन के बारे में पता लग जाए कि गर्म दिन को किस तरह से लिखा जाता है, तो हमको पता लग जाएगा कि बहुत का मान क्या है, बहुत की वैल्यू क्या है। तो अब हमको क्या देखना पड़ेगा कि जितनी भी चीज़ें दे रखी है हमारे को, जितनी भी बातें दे रखी है, उसके अंदर हमारे को कॉमन ढूंढना होगा। अब 1 2 3 गरम फिल्टर्ड कॉफ़ी, और इसके अंदर भी गरम आ रहा है, इसके अंदर भी गरम आ रहा है कि नहीं आ रहा? 1 2 3 और 3 5 7 से, 1 2 3 और 3 5 6 से क्या कॉमन आ रहा है? तो आप कहेंगे एक तो 3 आ रहा है और ये 3 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 का मतलब, यहां लिखता हूं मैं, 3 का मतलब क्या हुआ, गरम। कैसे हुआ पता लगा आपको? यहाँ पे गरम इस बात पे भी है और बहुत गरम दिन गरम इसमें भी है, दो चीज पता लग गई। लेकिन नंबर के अंदर क्या कॉमन है? तो आप बोले कि 3 कॉमन है। तो 3 का मतलब क्या हुआ, गरम। अब आगे चलते हैं, इधर लिख रखा है दिन और रात, और यहाँ पे देखिए बहुत गर्म दिन में से क्या कॉमन है, आप कहेंगे दिन कॉमन है। तो दिन, और तो अगर मैं ये कहूं कि 3 5 6 और 5 8 9, इनमें से क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे कि 5 कॉमन है। दोनों में 5 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 5 की वैल्यू क्या है, 5 की वैल्यू है आपके दिन से। बात क्लियर हुई यहां तक की? अब गरम, बहुत गरम दिन, तो अब 3 5 6 का मतलब क्या था, बहुत गर्म दिन था। 3 5 6 से अभिप्राय है बहुत गर्म दिन, तो इसके अंदर 3 का मतलब होता है गर्म, 5 का मतलब होता है 6, सॉरी 5 का मतलब होता है दिन, तो 6 का मतलब क्या होगा, आप कहेंगे 6 का मतलब होगा बहुत। यही तो पता करना था हमारे को। बात क्लियर हुई, डाउट क्लियर हुआ? क्या बोला मैंने कि बहुत गर्म दिन में से अगर हमारे को गर्म दिन, गर्म और दिन की वैल्यू पता लग जाए, तो जो बचेगा नंबर वही बहुत की वैल्यू होगी। तो 3 5 6 में से हमने पता कर लिया कि 3 का मतलब गर्म होता है और 5 का मतलब दिन होता है, तो बचा क्या, 6 बचा। तो 6 का मतलब क्या हुआ, बहुत हुआ। ऑप्शन नंबर डी से क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। तो अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो दोबारा से एक बार देखना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब आप खुद करने की कोशिश कीजिए। पहले आपसे हिंदी के अर्थ दे दिए गए थे, अब आपको इंग्लिश में दे दिया गया है यही चीज। एक निश्चित संकेत में 2 5 3 का अर्थ होता है बुक्स आर ओल्ड, 5 4 6 का अर्थ होता है मैन इज ओल्ड, और 3 7 8 का अर्थ होता है बाय गुड बुक्स। तो उसी सांकेतिक में ओल्ड का क्या कूट है, यानी कि ओल्ड को किस तरह से लिखा जाएगा। अब मैंने क्या कहा था आपसे कि सबसे पहले कॉमन देखिए, तो आप ये कहेंगे कि ओल्ड जो है वो एक तो इस जगह आ रहा है,
और ओल्ड एक इस जगह आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब सेंटेंस के अंदर ओल्ड दो बार आ रहा है, मतलब कॉमन आ रहा है, तो जो इसका नंबर है वो भी कॉमन होना चाहिए। तो इसके अंदर देखिए 253 के अंदर 253 में 5 और 546 में 5 कॉमन आ रहा है। 253 का अर्थ बुक्स आर ओल्ड था और 546 का अर्थ मैन इज ओल्ड था। तो कॉमन क्या आया? 5 निकल के आया कॉमन। तो इसका मतलब ओल्ड को किस तरीके से लिखा जाएगा? आप कहेंगे 5। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस में आप कॉमन देखिए, देखा करो ये कॉमन क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे, एक विशेष कोडिंग भाषा में GINGER जिंजर इज ए रूट, इसको 4 1 2 3 लिख दिया। ए ट्री हैज ए रूट, इसको 7 5 4 2 2 लिख दिया। और ट्री इज ग्रीन को 3 8 5 लिख दिया। तो पूछा क्या है कि रूट को किस तरह से लिखा जाएगा। फिर वही बात कि आप इसके अंदर कॉमन देखिए कि कॉमन क्या है। तो आप पाएंगे कि कॉमन जो है वो है रूट। डिफाइन करना है अपन को। तो आप रूट देखिए, रूट एक इस सेंटेंस के अंदर आ रहा है और एक इस सेंटेंस में आ रहा है रूट लिखा हुआ। इतनी बात क्लियर हुई। तो इसका मतलब आप इस सेंटेंस का जो कोड है यानी कि ये है, और इस सेंटेंस का जो कोड है यानी कि ये है, इनमें देखिए क्या कॉमन है। तो आप बोलोगे कि रूट के अंदर जो है और इस वाले नंबर के अंदर क्या कॉमन दिख रहा है आपको? 2 कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है? 2 कॉमन दिख रहा है। तो आप इस 2 को कर देना और इस 2 को कर देना। फिर आप कहेंगे कि 4 भी कॉमन दिख रहा है। तो मैं दूसरा इंक लेके बता देता हूं कि आप 4 को कॉमन कर दो। ये 4 को कॉमन कर दिया, लेकिन क्या कॉमन आ रहा है? ए कॉमन आ रहा है। यानी कि आप क्या कहेंगे? ये जो ए है ये भी कॉमन आ रहा है। तो पता नहीं लग रहा हमें कि ए की वैल्यू 4 है या रूट की वैल्यू 4 है। या तो ए की वैल्यू 2 होगी या 4 होगी। इसी तरीके से रूट की वैल्यू या तो 4 होगी या 2 होगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें पता लगाना है कि 2 होगी या 4 होगी। तो ना तो हमारे को ऑप्शन नंबर डी आ रहा है और ऑप्शन नंबर ए भी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा? जब जिंजर इज ए रूट 4 1 2 3 लिखा गया और ए ट्री हैज ए रूट 7 5 4 2 2 लिखा गया, तो 2 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 2 2 बार आया है। कितनी बार आया है दोस्तों? 2 बार। और इस सेंटेंस के अंदर ए भी 2 बार आया है। आया है कि नहीं आया? आप कहेंगे आया है। तो इसका मतलब एक को 2 लिखा जाएगा ना कि 4 लिखा जाएगा, और रूट को 4 लिखा जाएगा ना कि 2 लिखा जाएगा। समझ में आया ये बात कैसे फाइंड करी? तो रूट का मतलब क्या हुआ? रूट की वैल्यू हो जाएगी आपके यहाँ पे 4। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। बात आ गई यहाँ तक? क्लियर हो गई? क्वेश्चन नंबर 4, चलिए पढ़िए और मुझसे पहले बताने की कोशिश कीजिए। ये तो क्वेश्चन एकदम आसान है, सरल है। किसी कोड में रोजेज आर रेड को 506 लिखा गया, वायलट्स आर ब्लू को 195 लिखा गया, और ब्लू एंड रेड आर फ्यू, इस सेंटेंस को 31405 लिखा गया। तो कौन सा अंक फ्यू को दर्शाता है? अब पता करिए। फ्यू पूछा गया है आपसे। क्या पूछा गया है? फ्यू। तो आप देखिए फ्यू कौन कौन से सेंटेंस में आ रहा है। तो आप कहेंगे कि फ्यू सिर्फ एक सेंटेंस में आ रहा है, जो कि है यह वाला। अब इसका मतलब यह हुआ कि हमें ब्लू एंड रेड आर, इन 4 वर्ड के मतलब पता होंगे तभी हम फ्यू का मतलब पता लगा सकते हैं, क्योंकि कॉमन तो आ नहीं रहा, सिर्फ इसी सेंटेंस में लिखा गया है फ्यू। तो ब्लू देखिए, ब्लू कहाँ कहाँ कॉमन है? तो आप बोलोगे, एक बार इंक चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। आप कहेंगे ब्लू जो है इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में है, तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है? तो आप कहेंगे इसमें से एक कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब क्या मैं यहाँ पे लिख दूं कि ब्लू को किस तरीके से लिखा गया है? आप कहेंगे
ब्लू का मतलब है 1। फिर मैं पूछूंगा आपसे कि और क्या कॉमन आ रहा है, तो आप कहेंगे, इंक चेंज कर लूं, आप कहेंगे कि जो ये रेड है और ये रेड है, ये दो सेंटेंस में कॉमन आ रहे हैं। तो इसका मतलब, रेड का मतलब क्या हुआ, रेड का मतलब यहाँ पे या तो 4 जीरो हो सकता है, सॉरी 0 हो सकता है, या 5 हो सकता है। तो आर भी यहाँ पे कॉमन आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है, लेकिन आर इधर भी कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहले अपन आर की वैल्यू ही पता कर लेते हैं कि आर को किस तरीके से लिखा जाता है। आप कहेंगे यहाँ पे इस वाले सेंटेंस का नंबर और इस वाले सेंटेंस का नंबर के अंदर देखिए, आर यहाँ पे 5 से लिखा जाता है और इसके अंदर भी 5 कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि आर को ARE, आर को 5 लिखा जाता है। अब पता करते हैं हम रेड का मतलब क्या है। तो रेड को मैं यहां से रेड कलर से ही डिनोट कर देता हूं। रेड को, रेड इन दो में कॉमन है, इसका मतलब आपको पता करना है कि इसके नंबर में और इस नंबर में क्या कॉमन है। आप कहेंगे 5 तो हो गया आर का मतलब, तो इसका मतलब 0, 0 क्या है, आर का मतलब, वो सॉरी रेड का मतलब है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं रेड मतलब 0। अब हमें सिर्फ और सिर्फ एंड पता करना है कि एंड किस तरीके से लिखा जाता है, ताकि हम फ्यू को पता कर सके। तो आप देखिए रेड ना तो यहां पर है एंड, ना तो यहां पर है, ना ही एंड इसमें है। तो कहने का मतलब यह है कि या तो फ्यू को किस तरीके से लिखा जाएगा था, या तो 3 से लिखा जाएगा या 4 से लिखा जा सकता है। 2 नंबर आ गए। तो अगर आपके ऑप्शन में यहाँ पे लिखा रहता A एंड C, तो हम वो वाला ऑप्शन टिक कर देते, क्योंकि 2 ऑप्शन रह गए यहाँ पे आपके। और अभी पता नहीं लग रहा कि फ्यू को किस तरीके से लिखा जाएगा, या तो 3 लिखा जा सकता है या 4 लिखा जा सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मालूम नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। दोनों चीज बता दी आपके। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के अंदर ए और सी भी लिख सकता था एग्जामिनर, तो ए एंड सी टिक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नहीं है, तो मालूम नहीं किया जा सकता है। बात आ गई क्लियर समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। और अब बताइए, एक सांकेतिक भाषा के कुछ तथ्य नीचे दिए गए हैं और उसके अंदर 1 2 3 का अर्थ है इट इज ब्लैक, इट इज ब्लैक। 3 4 5 का मतलब है डॉग इज रनिंग, 3 5 6 का मतलब है इट इज रनिंग गुड, 728 का अर्थ है ब्लैक पैट काउ, और 637 का अर्थ है काउ इज गुड। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं क्या, आप खुद देखिए, एक बार स्क्रीन को पॉज करिए और बताने की कोशिश कीजिए। मैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ हिंट दूंगा, ताकि आप इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बता सके। आपको बताना है ब्लैक काउ इज रनिंग। तो आपको क्या करना होगा कि इसमें देखना है कॉमन क्या है। कॉमन देखते ही यहाँ पे आपको ब्लैक देखने को मिलेगा, इज देखने को मिलेगा इन दोनों सेंटेंस के अंदर। इज यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो आप देखना कि इज जो है, इज की वैल्यू हो जाएगी 3। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर आप इन दोनों में देखना, तो आप बोलोगे कि रनिंग आ रहा है और रनिंग इसमें भी आ रहा है। तो इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर हुआ 5 कॉमन, तो रनिंग में आ जाएगा 5। तो इस तरीके से आपको कॉमन में देख रहा है और इसका सही आंसर बताने की कोशिश करना है। कमेंट में जो बताएगा उसको मैं लाइक बटन दबाऊंगा कि हाँ कि उसका आंसर सही है। ठीक है, ये कुछ मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है, जैसे कि राजस्थान जेल प्रहरी 2024 के ऊपर जितने भी डाउट है, जब सिलेबस, योग्यता, आवेदन, एग्जाम डेट, कौन से विषय को कितना पढ़ना है, कम समय में परीक्षा की तैयारी किस तरह से करनी है, ये सब चीज़ इस वीडियो के अंदर कवर है। नहीं देखी तो आप इसी चैनल पर जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी वीडियोज़ के लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा। फिर मैंने एक कट ऑफ के ऊपर वीडियो पे चर्चा करी थी, जो कि जेल प्रहरी पर थी। 2015 और 2018 में आप एक एग्जाम हुए थे इससे पहले, और उसके अंदर क्या कट ऑफ हुई थी, कितने गुना विद्यार्थी आपके बुलाए गए थे फिजिकल के लिए,
और इस बार कितने नंबर लाने होंगे ताकि आप मेरिट के अंदर आ सकें। तो इस पर मैंने वीडियो बनाई है। राजस्थान जेल प्रहरी पर मैं एकदम फोकस हूँ। उसके ऊपर मैं रीजनिंग की वीडियो ला रहा हूँ, साइंस की वीडियो ला रहा हूँ, सभी क्लासेस ला रहा हूँ, सभी आपके डाउट क्लियर कर रहा हूँ। इस चैनल को फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, जो भी जेल प्रहरी का एग्जाम दे रहा है। और टाइम टू टाइम जितने भी इंडिया के अंदर, राजस्थान के अंदर जितनी भी वैकेंसी आती है उसके ऊपर मैं अपडेट की वीडियो लाता हूँ। जैसे कि रेलवे ग्रुप डी, इसके अंदर 10th पास है, जो भी 10th पास है या फिर जो ITI कर रखा है उसके लिए वीडियो बनाया था। तो जो नहीं देखा वो इसको देखना, क्योंकि ग्रुप डी की वैकेंसी आ रही है, क्या सिलेबस है, कितने पद है, कौन कौन सी ट्रेड्स होती है, वो आप देखोगे तभी पता लगेगा। और आपको पता होगा कि राजस्थान के अंदर ही चतुर्थ श्रेणी भर्ती आ रही है ग्रुप डी की, उसका क्या सिलेबस है, योग्यता, ग्रेड पे, प्रमोशन, ये भी देखना। और पशुधन सहायक सीधी भर्ती, जो ये सारे के सारे 10th लेवल के फॉर्म हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आपके लिए लगाए हैं। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और रीजनिंग की सारी टॉपिक वाइज यहाँ पे आपके लिए वीडियो आएगी, सभी कंसेप्ट के साथ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। फिर लास्ट में मैं आपके लिए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जितने भी पिछली बार पूछे गए थे, जितने भी भर्ती के अंदर, वो मैं आपको कराऊंगा। तो कोई सा भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछा जा सकता, आपकी तैयारी एकदम अच्छी हो जाएगी। इसलिए बार बार कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको कौन सा टॉपिक हार्ड लगता है, कठिन लगता है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास उसी टॉपिक पे बना सकूं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।